सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हाल है? अरे साथ में पूछ लिया। तो फिर टचवुड। तो बताइए कैसी हैं आप? मैं तो मजे में हूँ और देख रही हूँ कि आप भी बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, मैं भी मजा में हूँ, बिल्कुल मजा मचो। मजा मचो है ना। तो अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए जी, आपके हाथ में क्या लग रहा है? थोड़ा मिट्टी मिट्टी से आपके हाथ में लगी हुई है और कपड़ों पर भी है, थोड़ा झड़क लीजिए ना मिट्टी को, और चेहरे पर भी देखिए हल्की सी मिट्टी नजर आ रही है मुझे। भैया ऐसा है मंदाकिनी जी कि अपना बचपन हमेशा जीवित रखना चाहिए और मुझे भी मिट्टी से जुड़ना, मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है। तो आज आप मिट्टी में खेलती भी आ रही हैं, कहने का मतलब? क्योंकि आज ऐसा कुछ खास दिन है। आज है मिट्टी दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस। तो आपने अपना बचपन जो है आज के दिन मना लिया है। जी, और मैं हमेशा जीवित रखने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि जो हम अगर अपनी बचपन की बात करें तो हमें कभी भी मना नहीं किया जाता था कि हम मिट्टी में क्यों खेल रहे हैं, बाहर क्यों खेल रहे हैं, गिर क्यों गए हैं, है ना। हम खेलते भी थे मिट्टी में, हमारे पैर सने होते थे, हाथ सने होते थे, मिट्टी से घरौंदा बनाया करते थे। याद करो वो बचपन। बिल्कुल याद है। और एक और बात याद है मंदाकिनी जी कि जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे उस वक्त हम खुले आम यानी हर किसी की मदद किया करते थे। हाँ। तो आज एक और खास दिन भी है। आज है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। जी बिल्कुल, बचपन में हमें सिखाया जाता था, एक खास तरह की ड्रेस हम पहना करते थे स्कूल जाते समय, और परेड हुआ करती थी, उसका हम हिस्सा बनते थे। और मुझे याद है हमने अपने स्कूल को साफ भी किया है, क्लासों को साफ किया है। हमें सिखाया जाता था कि किस तरह अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना है। जी, तो उस दिन को भी आज हम सब मना रहे हैं। साथ ही घूमने कहाँ जाना है आज? अरे कहाँ ले जाएंगे आज आप घूमने? आज हम लेके चलेंगे तारकर्ली। तारकर्ली ये कहाँ है? ये कोंकण में है और समुद्र किनारा बहुत खूबसूरत है यहाँ का। और साफ सुथरे बीचेस हैं यहाँ पर। और बहुत सुंदर जो है समुद्र के अंदर की जो सृष्टि है वो हमें बहुत करीब से देखने को मिलती है यहाँ पर। तो वहाँ की हम सैर करवाएंगे। बिल्कुल सोनाली, मुझे तो लगता है समुद्र में एक गोता भी लगा आऊंगी मैं तो। और सुनिए, मेरे घर में जो मेरे दादाजी हैं थे, जो या अब मेरे पिताजी की बात मैं करूं, जब वो सेवानिवृत्त हुए ना, तो हमने देखा कि उनकी दिनचर्या में काफी बदलाव आ गया था। रोज जैसे वो ऑफिस भागते थे, सुबह उठते ही ऑफिस की तैयारी करते थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वो बिल्कुल आराम से हर चीज को किया करते थे, आनंद लिया करते थे और परेशान नहीं हुआ करते थे। तो क्यों ना आज सेवानिवृत्ति पर भी हम बात कर लेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने, हमारे साथियों ने इतने सुंदर सुंदर इस विषय पर कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। क्यों और नहीं शायद और भी लिखने वाले हैं हमारे। अच्छा। और साथी भी लिखने वाले। और साथ ही आज हम यादों में बसा गाँव इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे, यानी कि उन्हें अपना जो गाँव है वो याद आ गया है ना, और वो अपनी बातें हमें शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले गीत सुन लें। तो वही है सोना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। जी शुक्रिया। और जैसे आपने कहा था कि भाई मिट्टी से खेलकर कैसे आए हैं, तो हमने बताया था सखियों को कि आज अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस है। तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मिट्टी का महत्व बताना। और हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ऐसे में मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा सोनाली। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कहीं पर कि मिट्टी के स्वास्थ्य और मिट्टी के महत्व पर जब बड़े बड़े लोगों से बात की गई एक समय, तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे कि मिट्टी क्या है और मिट्टी को लेकर हमें कितना गंभीर होना चाहिए। तो हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डॉक्टर चार्ल्स, है ना, उन्होंने कहा था कि अनिवार्य रूप से सारा जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है और मिट्टी के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता और जीवन के बिना मिट्टी भी नहीं हो सकती। तो इनका विकास एक साथ ही हुआ है। और वहीं हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भूमि केवल मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी पौधों और जानवरों के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा का एक फव्वारा है। क्या बात और है। इसका हमें सम्मान करना चाहिए। क्या बात है, बहुत
सही जानकारी इन्होंने दी। और ऐसा कहा जाता है मंदाकिनी जी कि थाईलैंड के महाराजा स्वर्गीय HM अब्दुल्ला देज ने अपने कार्यकाल में उपजाऊ मिट्टी के बचाव के लिए बहुत अच्छा काम किया था और उनके इस क्षेत्र में योगदान के कारण प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सोनाली, हम जितना अपनी जमीन से दूर होते जाएंगे ना, हमारी असुरक्षा उतनी ही बढ़ती जाती है। जितना हम मिट्टी से दूर होंगे उतने ही हम कहीं ना कहीं बीमार होते जाते हैं, है ना। मिट्टी से हमारी जड़ें जो है मिट्टी से जुड़ी रही है। इसलिए आजकल जब माता पिता बच्चों को खेलना मना कर देते हैं कि मिट्टी में मत खेलो, हाथ पैर खराब मत करो, गंदे मत हो, चलो कपड़े बदलो, है ना, डांटते हैं बात बात पर। तो देखिए आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी कहाँ है, और बात बात पर वो छींकने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से खेलना भूल गए हैं वो। ये बात एक और बात है इससे जुड़ी हुई कि इधर हम मिट्टी में खेलने से मना करते हैं और फिर बड़े होकर फिर हम उसी मड थेरेपी से ये स्नान करते हैं, मिट्टी स्नान करते हैं। फिर बड़े बड़े बहुत सारे पैसे दे के वो सब सुविधाएं लेते हैं। तो ऐसा ना हो, बच्चों को मिट्टी में भी खेलने दें। हाँ, मिट्टी में खेलने का मतलब ये थोड़ी कि वो लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें खेलने की आदत डालनी चाहिए। नहीं तो वो बिस्तर पर बैठे बैठे खाली कंप्यूटर गेम खेलेंगे तो बीमार और उनकी इम्यूनिटी। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके नाखून में मिट्टी न फंस जाए, नाखून सारी बातें हमें हाथ धोने से पहले, खाना खाने से पहले का ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है। और लेकिन एक बात है ये कि हम खुद अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से दूर जो होते जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारी अस्वस्थता का भी। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकना बहुत जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। और पेड़ों की जड़ें जो है वो मिट्टी को भी बांध कर रखती है। और हमें मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से हमें 95% भोजन मिलता है। इसका संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस की हम सभी को बहुत सारी बधाइयां देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिट्टी के महत्व को हम सभी समझेंगे और अपने घरों के आसपास बाग लगाएंगे अपने देश को, अपने जो इस संसार को हम बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। ये गाना जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙিলা রঙিলা मिलो शाम सवेरे ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका सेवानिवृत्ति के बाद में क्या करने का इरादा है, यानी कुछ प्लानिंग बनाई है आपने? कुछ भाई हम सेवानिवृत्ति पर बात तो करना चाह रहे थे, तो आप मेरी सेवानिवृत्ति तक आ गई। अब मैंने सोचा कि हमारे श्रोता इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं, तो क्यों ना आपसे भी पूछ लूं कि भाई आपने कुछ इस तरह से प्लानिंग किया है कुछ, या फिर ये बस कि नहीं फिर ऐसा है कि हाँ जब आएगा तब देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सोनाली, हालांकि मैंने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन अब आपने जब कहा तो मुझे लगता है कि मुझे सोचना तो चाहिए कि मैं रिटायरमेंट के बाद आखिर करूंगी क्या। लेकिन हाँ, इस वक्त जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये सोचती हूँ कि एक तो जीवन को मैं सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी नकारात्मक दिशा में जीवन को लिए हुए हूँ। मेरा मतलब कि फिर मैं पूरी तरह से अपने आप को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करूंगी और नए विचारों की तलाश करूंगी। क्या बात है। और एक बात है ना, कि जैसे अभी हमने स्वयं सेवकों की बात की, दूसरों के लिए जीते हैं। मैं सामाजिक कार्य में शामिल होंगी। मुझे लगता है कि मैं नई जगहों पर यात्रा करूं जो कि मैं नहीं कर पाई, और अपने शौक पूरे करूंगी। यानी खुद के लिए भी जीना है, खुद के लिए जीऊंगी, शौक पूरे करूंगी। जो शौक मैं अपनी उम्र में, अपनी पूरे इस उम्र में नहीं कर पाई, उन्हें पूरा करूंगी और लोगों से मिलना जुलना रखूंगी। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और इस तरह से हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं। तो हमारे एक हमारे साथी लिखते हैं, सेवानिवृत्ति आनंद है या परेशानी, इस बात का फैसला तो हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। हमें क्या चाहिए। सेवानिवृत्त होते समय हम प्राय यह सोचकर निराशा से भर जाते हैं कि अब समय कैसे कटेगा और गुजारा कैसे होगा। हमें याद रखना चाहिए कि नौकरी में काम करते हुए समय कट गया तो बाद में भी काम करते हुए कट ही जाएगा। बस काम की
परिभाषा श्रेणी बदल जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद घर के वे काम करने के लिए भरपूर समय मिल पाता है जो नौकरी के दौरान नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और घर के सदस्यों को इसकी शिकायत भी रही कि सेवानिवृत्ति से पूर्व ही कुछ शौक जैसे बागवानी, पठन पाठन या संगीत शुरू कर देने चाहिए ताकि बाद में यही शौक हमारे समय व्यतीत करने का साधन बन सके। इसका फायदा यह होगा कि मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नता ही तो आनंद है। जहाँ प्रसन्नता नहीं वहाँ निराशा का वास्तव है। इसलिए हर किसी को कोई न कोई शौक होना चाहिए, तभी सेवानिवृत्ति के बाद खुशियों की बगिया महकेगी। बहुत सुंदर क्या विचार बात आपने कहा। और जैसे इन्होंने लिखा ना सोनाली की जीवन काटना, भाई काटना क्यों है, जीवन तो जीना है जी। ना। हाँ, अभी भी हम जीवन जी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी हमें जीवन को काटना नहीं है, जीना बिताना है, बिताना, जीवन बिताना है अच्छे से। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जिन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उनके खिलाफ आवाज उठाना उतना ही थकाऊ हो सकता है जितना कि ये व्यर्थ है। आपकी सेवानिवृत्ति की परिस्थितियां जो भी हों, उन्हें स्वीकार करके आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जिन पर आपका नियंत्रण है। जैसे कि आप बाधाओं पर किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अतीत में उन उदाहरणों को देखें जहां आपने बदलावों का सामना किया, ताकि खुद को याद दिला सकें कि आप इस बदलाव को भी संभाल पाएंगे। क्या बात है, हर बदलाव को पॉजिटिव वे में देखना है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि मैंने अपने पापा जी को देखा जो कि रिटायर हुए, वो तो अभी भी डेली 3 से 4 घंटे बैंक में जाकर बैठते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, और लोगों की मदद करते हैं। इवन आज भी लोगों को बैंक का कुछ काम होता है तो पापा जी के पास ही आते हैं। इसके अलावा घर में बागवानी का काम करते हैं और भगवान की कृपा से बिल्कुल फिट है। यानी वे व्यस्त है क्योंकि वे व्यस्त है इसलिए वे स्वस्थ हैं। दोनों बातें हो गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने जो नौकरी में शौक है कि लोगों को सेवा करनी है, लोगों को मार्गदर्शन देना है, उसे छोड़ा नहीं, अभी भी उसे निभा रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सेवानिवृत्ति यानी मानो तो आनंद है और नहीं तो परेशानी। अपनी सोच और अपना निर्णय। मैं रिटायर होने को मुझे 5 साल हो गए, लेकिन मैंने अपनी दिनचर्या बना ली। सुबह 6 बजे उठता हूँ, प्रातःकालीन निपटाने के बाद साइकिल पे एयरपोर्ट पे घूमने जाता हूँ। 1 घंटा साइकिलिंग, 1 घंटा व्यायाम और वहाँ दोस्तों से गपशप। इससे सेहत अच्छी रहती है, टाइम पास भी होता है। मैं एक सामाजिक संस्था 100 अखबारों से भी जुड़ा हूँ। साल भर में कम से कम 2 बार पर्यटन से बच्चों के यहाँ भी हो आता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि कई लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब है अपनी सारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो जाना और फिर अपने तरीके से जिंदगी को जीना। समय की कोई पाबंदी नहीं, रोज रोज दफ्तर जाने की टेंशन नहीं, लेकिन कई लोगों के लिए रिटायरमेंट अकेलेपन की सौगात भी लेकर आता है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा अंतराल यहाँ लेना होगा सोनाली, उसके बाद फिर से तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का फिर से स्वागत है। हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे सेवानिवृत्त हुए 13 साल हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर रोज सुबह 5 बजे उठकर जागो सुबह हो गई सुनते हुए प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ। स्नान आदि के बाद देव दर्शन करके बाजार बैंक से जुड़े कार्य दोपहर तक निपटा लेता हूँ। दोपहर 1 बजे गीत माला सुनकर छोटी सी झपकी ले लेने के बाद 3 बजे सखी सहेली संग जुड़ जाता हूँ। शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। नित्य कर्म हो गया है। इसके अलावा विविध भारती फेसबुक से जुड़ने के बाद कई सारे साथी मित्र बन गए जिसे ना कभी मिला हो, फिर भी उनसे ऐसा नाता बन गया है कि पूर्व जन्म की कोई लेन देन हो। इस लगाव के लिए सदा विविध भारती का सदा आभारी रहूंगा। रात छाया गीत की छांव में बैठकर शुभ रात्रि हो जाती है। क्या बात है, क्या कितना सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा है। और यकीनन आप इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, इसलिए इतने स्वस्थ है ना। बहुत अच्छी हमें लगी इनकी बात। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ कई लोग गतिहीन जीवन शैली अपना लेते हैं। ऐसा करना आसान है, खासकर अगर आप जिस नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। आप खुद को जितना स्वस्थ और सक्षम रखेंगे, आप उतनी ही अधिक चीजें हासिल कर पाएंगे। अगर आप हमेशा स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहेंगे तो आप अपनी योजना के अनुसार काम भी नहीं कर पाएंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं, सेवानिवृत्ति आनंद या परेशानी। मैं भी सेवानिवृत्त लेक्चरर हूँ। सेवानिवृत्ति के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, मेरी तो परेशानी बढ़ती जा रही थी। बहुत तनाव रहने लगा था क्योंकि सेवा काल में हम बहुत व्यस्त रहते हैं। एक रूटीन बना हुआ रहता है, भाग दौड़ लगी रहती है। हालांकि अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं मिलता, फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरा तो कक्षा 12वीं तक का बड़ा स्कूल था। अपने विद्यालय के बच्चों से बिछड़ना, अपने साथियों से बिछड़ने को लेकर बहुत तनाव रहता था, लेकिन सेवानिवृत्ति तो होना ही था। अब 5 वर्ष हो चुके हैं सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अब कोई तनाव नहीं है। अब हम सारे दिन विविध भारती सुनते हुए व्यस्त रहते
रहते हैं, कार्यक्रमों में कमेंट करते रहते हैं और साल में एक बार 8-10 दिन के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं, तो अब सेवानिवृत्ति आनंद देने वाली लगती है। तो इन्होंने इस जीवन को भी समझ लिया है। जब हम उस स्थिति को समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं ना, जी, तो फिर हम बहुत अच्छा जीवन बिता सकते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ कई लोग गतिहीन जीवन शैली अपना लेते हैं और ऐसा करना आसान है, खासकर अगर आप जिस नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। आखिरकार रिटायरमेंट में क्या करना है, ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। आप खुद को जितना स्वस्थ और सक्षम रखेंगे, आप उतनी ही अधिक चीजें हासिल कर पाएंगे। अगर आप हमेशा स्वास्थ्य समस्याओं से जूझेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं, रिटायरमेंट जीवन का एक चरण है जिसका कई लोग इंतजार करते हैं। वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद अलार्म के बिना जागने और अपने समय के साथ जो आप चाहते हैं उसे करने की आजादी का विचार रोमांचक होता है। रिटायरमेंट की वास्तविकता अक्सर हमारी अपेक्षाओं से काफी अलग हो सकती है, लेकिन एक बार रिटायर हो जाते हैं तो खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करते हैं। सेवानिवृत्ति के साथ हमारी सामाजिक गतिशीलता में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। ये जो इन्होंने बात लिखी ना सोनाली, कि हम अलग थलग महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, ये हमारी ही सोच होती है एक्चुअल में। हम कहीं अलग थलग नहीं होते, क्योंकि सबके साथ है, ये एक प्रोसेस है कि आप आए हैं तो कल जीवन में परिवर्तन आएगा और एक न एक दिन सभी रिटायर होते हैं जो नौकरी पेशा है। आज हम हुए हैं, कल कोई और होगा। आपका व्यवहार सबको आपकी तरफ खींच लाता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो निस्संदेह आपके रिटायरमेंट के बाद भी लोग आपसे बात करने को तरसेंगे, आपसे मिलने आएंगे। ऐसी बात नहीं है जी। भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कह रहे हैं कि खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ जी सोनाली जी, कहिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप अभी भी जो है श्रोताओं के संदेश पढ़कर काफी खुश हैं, है ना? जी जी जी, इतने खूबसूरत हमारे साथी सारे संदेश लिखते हैं ना, ऐसा लगता है इसे पढ़ो या इसे पढ़ो। चलिए पढ़िए क्या लिखते हैं और ये भी बताइए कि आप रिटायर होकर क्या करने वाली हैं? ओहो ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसमें मैं थोड़ी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते बहुत सारी बातें सोच लेनी चाहिए, है ना? वैसे जो भी होगा ना बहुत सुखद होगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई सेवानिवृत्ति आनंद या परेशानी पर स्वयं फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, नमक और मीठी चीजें कम खाए, कुदरत के साथ खुद को जोड़े, पुस्तकें पढ़े, लेट गो करने की नीति अपनाए, तो सेवानिवृत्ति भी आनंदप्रद मुकाम है ना? यानी कि उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं कि सेवानिवृत्त हो गए हैं तो बस मनमानी यानी करना, ऐसा नहीं कि बहुत मीठा खा रहे। डॉक्टर ने बोला है कि अगर मीठा कम खाओ तो मीठा खाना, इस तरह से जीवन बिताना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो एक श्रोता लिख रहे हैं कि दीदी रिटायरमेंट की बात हो रही है तो मैं सिलाई कर रही थी तो मुझे मेरे पति के बारे में कुछ कहने का आज मौका मिला। मेरे पति हाल की रिटायर अभी हुए नहीं है, हालांकि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और डॉक्टर हैं। रोज सुबह निस्वार्थ भाव से घर के सामने सार्वजनिक गार्डन है जहाँ लोग व्यायाम और वॉक करने आते हैं, वहाँ मेरे पति बागवानी करते हैं। जो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उनको हटाते हैं, पौधों को खाद देते हैं, मिट्टी देते हैं और वो सब मिलकर करते हैं। उन लोगों ने एक टीम बना रखी है, वो जो सब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आप भी ये सब कर सकते हैं। हमारे एक साथी जो है ना, हमारी एक सखी है, मिट्टी की बात चली थी तो उन्होंने लिखा था कि जब हम छोटे थे तब हमें मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर अब हम अपने घर में इस मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू का आनंद लेते हैं। थोड़े से पौधे लगाकर जब मिट्टी को हाथों से छूते हैं तो एक अलग सा अपनापन सा लगता है। और जब उस मिट्टी में लगे हुए
पौधे में सुंदर से फूल खिलते हैं तो हम हवा, पानी, खाद, सूर्य की रोशनी के साथ मिट्टी की अहमियत को भी सलाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मिट्टी की अहमियत को समझ रहे हैं और उन्हें सलाम करते हैं, नतमस्तक हैं। जी। तो चलिए, अब हमने बात तो कर ली है रिटायरमेंट की और हमने बात कर ली है मिट्टी की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी जी। और जैसे कि हमने कहा कि रिटायरमेंट के बाद खुद के लिए जीना है, तो अगर ऐसा हुआ है कि आप नौकरी के कारण कहीं घूमने फिरने ना जा पाए हो, तो घूमने फिरने जरूर जाइएगा, क्योंकि मिट्टी से तभी हम जुड़ते हैं जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं। जी, बिल्कुल सही। और जब आप अपने शहर से निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। आपको पूरा एक जीवन दृश्य मिलता है। जी, जी। क्योंकि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या हम सिर्फ कामकाजी जीवन बिताते हैं, तो शायद इन चीजों को देख नहीं पाते जो दृश्य हमें देखने चाहिए, प्राकृतिक नजारे, है ना, तो फूल, आज हम पत्ते, पेड़ पौधे। बिल्कुल। तो आज पर्यटन जो स्थल की बात हम कर रहे हैं, शायद आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? तारकर्ली। तारकर्ली भाई मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है ये। अच्छा, तो आप जरूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। चलिए बताइए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित एक गांव है तारकर्ली, और यहाँ के समुद्र किनारे लोगों का मन मोह लेते हैं। यहाँ का पानी एकदम साफ सुथरा है। सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। जैसा कि आप बता रही हैं, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ घूमने के लिए जाने का सबसे अच्छा जो समय है अक्टूबर से लेकर मार्च होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस वक्त तापमान जो है 15 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक रहता है। यानी न बहुत ज्यादा ठंड होती है, न गर्मी होती है। और तारकर्ली जाने के लिए रेल मार्ग से कुडाल रेलवे स्टेशन सबसे करीब है। अच्छा। और कुडाल से तारकर्ली 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी तारकर्ली में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। जी। अच्छा। तो यानी कुडाल से हमें तारकर्ली जाना होगा, और बाई रोड जा सकते हैं, और बहुत सारी टैक्सी, बसेस की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। यानी कुडाल में रेलवे स्टेशन है। जी। हाँ, समझ गई मैं। और इसके अलावा यहाँ के जो समुद्र तटों पर आप अपना स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और स्केटिंग कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं इन बातों का। और जिन लोगों को वाटर स्पोर्ट करने का शौक है, पानी के अंदर घुसने का, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा वहाँ गुंजाइश है जाने की। और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। हाँ? जी, उसमें यानी आप समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु हैं उन्हें बहुत करीब से देख सकते हैं। अच्छा। और साथ में वे हमारे मददगार होते हैं, उनकी मदद से आप अंदर जाके समुद्र के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से मछलियां हमारे पास से गुजरती है, बड़े बड़े केकड़े, जो समुद्री जीवन है हमारी मछलियों का, जीवों करीब का से हम देख सकते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अद्भुत दृश्य होगा जी। और तारकर्ली बीच से ही 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आचरा बीच भी पर्यटकों की पसंद है। अच्छा। और यहाँ पर स्थित 260 साल पुराना भगवान रामेश्वर का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते होंगे। बिल्कुल। और तारकर्ली गांव एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित सिंधुदुर्ग किला देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और इस किले के निर्माण में 100 पुर्तगाली वास्तुकार और 1000 से ज्यादा श्रमिकों ने काम किया, ऐसा कहा जाता है, जब जाकर इस किले का निर्माण हुआ था। जी। साथ ही 10 एकड़ में फैली धामपुर झील में भी कई सारी वाटर एक्टिविटीज करवाई जाती है। हाँ, तो तारकर्ली अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या बात है। तो खासकर जो है मांसाहारी लोगों को यहाँ का भोजन बहुत पसंद आता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी अपने घरों में भी भोजन और आवास की अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं। वो जो लोग बाहर से आते हैं, पर्यटक, उनके लिए अच्छी सुविधाएं हैं। आपने कभी खाया है वहाँ पर? जी, मैं गई हुई हूँ, मैंने बहुत आनंद लिया है, समुद्र की अटखेलियों में खेली। अरे वाह। वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी मैंने चखे हैं। यानी पानी में गोता लगाकर आप आई थी? जी। बहुत आनंद की अनुभूति मिली है, और श्रोता भी हमारे गए होंगे, और बहुत सारे श्रोता अगर नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा। और बहरहाल हम एक गीत सुनाते हैं और आप निकलिए। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। सोनाली, अनमोल यादें जहां हमारी विविध भारती में बसी हुई हैं, तो आपकी जो अनमोल यादें हैं वो क्या क्या हैं? बहुत सारी हैं और उनमें से एक है कि यादों में बसा गाँव। अच्छा, यानी आपको अपने गांव की याद आती है? बहुत याद आती है, क्योंकि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, यहाँ पर कंक्रीट का जंगल है और सब तरफ बस भीड़ भाड़ है। तो तब ऐसा लगता है कि नहीं, सुकून के जो पल हम बिताते हैं वो गांव से ज्यादा कहीं और नहीं। यानी वो दिन याद करो, अगर आपसे कहा जाए तो आप गांव के वो दिन याद करेंगी जब आप बचपन में जाती थी और खूब खेलती कूदती थी, प्रकृति के बीच में रहती थी। अभी भी जाती हूँ, साल में एक आध बार जाती हूँ। अच्छा, अपने गांव जाती हैं आप? जी जी। तो हमारे श्रोता भी अपने गांव जाते हैं, क्योंकि अपने विचार वो हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि यादों में बसा गांव ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी यादें बसी रहती हैं, जहां हमारा बचपन बीता होता है और हमारे परिवार और दोस्त रहते हैं। यादों में बसा गांव एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा जाता है, जहां जीवन की गति धीमी हो जाती है, जहां हम अपने आप को प्रकृति के करीब पाते हैं। यादों में बसा गांव एक ऐसी जगह है जहां हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, जहां हम अपने परिवार दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं। और यादों में बसा गांव एक ऐसी जगह है जहां हम अपने जीवन के अनुभवों को संजोते हैं, जहां हम अपने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढते हैं। क्या खूब लिखा है इन्होंने। और यादों में बसा गांव एक ऐसी जगह है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जहां हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। वाह, बहुत खूब। हमारी एक सखी लिखती है कि गांव के बारे में क्या लिखे, अब जाना ही नहीं होता है, पर गांव हमें गांव और खेत बहुत अच्छे लगते हैं। वो पेड़, उस पर चढ़ना, वो झूले, वो आम इमली, वो चने की भाजी और चूल्हे की वो रोटी, वो गुड़ वाली चाय, इन सब का आनंद तो गांव में ही है। एक श्रोता लिख रही है कि आपने जो आज विषय दिया है उसी के अनुरूप मुझे एक बात याद आ रही है। ये बात है 1966 की, जब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। उस समय मैं 2 महीनों की गर्मियों में छुट्टी में ननिहाल जाता था। तब मेरे मामा जी मुझे सिनेमा दिखाते थे और उनकी एक दुकान में थी रायपुर से 60-70 किलोमीटर दूर, और वो किराए की दुकान थी। उस गांव में मुझे ले जाते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस गांव का पर्यावरण इतना शुद्ध था कि उस गांव में जो तालाब था, उस तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे तलहटी में कंकर पत्थर भी दिखा करते थे। और गांव के लोग उस तालाब के पानी को पीते थे और भोजन भी बनाते थे। मेरे मामा जी ने एक बार उस तालाब के पानी से बने भोजन से चावल और चने की दाल बनाकर खिलाई थी। वो आज भी मुझे याद है। आज मेरी उम्र 67 वर्ष हो गई है, यानी 67। मतलब ये बात लगभग 60 वर्ष पुरानी है, पर मैं आज भी इस बात को नहीं भूला हूँ। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरा बचपन मुंबई में बीता है। महाराष्ट्र में सातारा शहर में हमारा गांव है। बचपन से जब साल में स्कूल के एग्जाम आते, तब स्कूल के एग्जाम के टेंशन से ज्यादा हमें इस बात की खुशी होती थी कि लास्ट पेपर के बाद हमें गांव भेज दिया जाएगा। आज भी मुझे पता है, गांव जाते समय उन दिनों खंडाला घाट में गजब का जाम लगता था, और फिर भी एक बार खंडाला घाट चढ़कर ऊपर जाने के बाद हमारा गाँव आता था। फिर वो गाँव के दोस्त, गाँव का खाना, गाँव के दादा दादी, नाना नानी का प्यार अतुलनीय मिलता था। मामा के बच्चों के साथ हम सब बच्चे दिन भर भैंस चराने जाते और खेतों में जामुन इत्यादि पेड़ पर चढ़कर फल निकालकर आनंद लाते थे। कई बार तो हम भैंस के ऊपर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करते थे, पर भैंस हमें बिठा तो लेती थी पर चलती नहीं थी, ढकेल कर गिरा देती थी। सच में बचपन के वो दिन याद आते हैं। और हमारे बहुत सारी श्रोता भी बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल लिख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यादों में बसा गांव, यादों में क्या, अरे भाई वो तो गांव हमारे जहन में बसा हुआ है। जी हाँ, बचपन के कुछ साल वहीं बीते हैं, जिसके फलस्वरूप गांव को नजदीकी से देखा और समझ पाया। हमारे समय में भी गांव से पलायन शहर की तरफ हो चुका था। धीरे धीरे ललान खाली हो रहे थे। लोग शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए जाना जरूरी समझते थे। यद्यपि सुबह के दाना पानी और खांड और दही के रस के साथ लोग अपनी खेती बाड़ी में लग जाते थे और शाम को ललान से गोहरी पर आग लाकर अपने चूल्हे जलाते थे। फिर एक टाइम रोटी पकती थी, मोटे अनाज थे और जौ की रोटियां पकती थी। जो लोग निरोग और हट्टा कट्टा थे, मगर अब रस की जगह चाय ने ले ली है गांव में। दोनों टाइम भोजन करके भी लोग अस्वस्थ हैं। पहले का माहौल ही प्रकृति की गोद में था और आज सब कृत्रिमता की शरण में है। बहुत सही बात लिखी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये बात 1966 के, जब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। उस समय में 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाता था। तब मेरे मामा जी मुझे सिनेमा भी दिखाते थे। उनके एक गाँव थी रायपुर से 60-70 किलोमीटर, शायद ये पढ़ लिया है आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भी देखो हमारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं। लिखते हैं एक श्रोता, नमस्कार जी, यादों में बसा मेरा गांव, मेरे बचपन का गांव, जहां ममता की छांव, और अब शादी हो गई लेकिन कोई नहीं भूलता
अपना गांव, वो उछल कूद, वो पेड़ों पर चढ़ना, फल तोड़ना, फिर गाली खाना, वो स्कूल, वो दोस्त, सब कुछ याद है। वो भी याद है कि मेरे पापा यूं इस दुनिया से चले गए, वो थे तो सब कुछ था, अब सब कुछ बेमानी सा लगता है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गांव को नजदीक से देखने का मौका मुझे अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान मिला, जहां पर गांव में 12 वर्ष तक रही। हालांकि गांव में परेशानियां बहुत थी, बिजली बहुत कम आती थी, लेकिन वहां की हरियाली मन मोह लेती थी। शुद्ध हवा, पानी, सब्जियां सहज सुलभ हो जाया करती थी। साक्षरता अभियान और चुनाव में कभी रात को बाहर जाना पड़ता था तो कभी किसी तरह का डर नहीं लगता था। लोगों में बहुत प्रेम भाव था, बहुत था, और सभी बहुत याद आते हैं। वाह, क्या बात है। और अब तो हमें भी सोनाली अपने गांव की याद आ गई है, और चले हम भी चले अपने गांव। जी। भाई सोनाली, प्यार की डोर से तो हम सभी बंधना चाहते हैं, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी, पर समय की डोर भी हमें बांध कर रखती है। क्या आपने सही कहा कि समय की डोर से भी हम बंधे हुए हैं। जी। तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।